हेलो गाइज, आप लोगों को अब पढ़ाई तो अच्छी चलती होगी क्योंकि अब एग्ज़ाम का टाइम पास आने लगा है। चलिए अपन लोग जो है तो यूनिट जो आपका ये क्लास 10th में साइंस है, चैप्टर नंबर 7 है, जीव जनन कैसे करते हैं। आज इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और आप लोगों को पहले फिजिक्स कंप्लीट करना है कि बायो कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री तो ऑलरेडी पहले ही कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग हमें कमेंट करें, जो आप पढ़ना चाहते होंगे वही हम आप लोगों को पहले पढ़ा देंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीवों के जनन की क्रिया विधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें कि जीव जनन क्यों करते हैं। वास्तव में पोषण, श्वसन अथवा उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। मतलब कि जब जीव अपने समान जैसे संतति उत्पन्न करेंगे तो उसके लिए क्या होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी को व्यय करना पड़ेगा तभी तो न्यू जीव तैयार होगा। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर अपने समान दूसरा जीवन पैदा करेंगे, मतलब तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि जीवन जीने के लिए जो है तो नई संतति पैदा करना आवश्यक ही है। कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक है। अब चलिए देखें क्या इंटरेस्टिंग है आगे। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता, क्योंकि अगर जो एक ही जीव पैदा होगा और उसके समान कोई दूसरा जीवन नहीं पैदा होगा तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि सभी जो जीव हैं नष्ट हो जाएंगे और उनके बारे में कुछ भी अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उनका क्या अस्तित्व है, क्या महत्व है। किसी प्रजाति में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती हैं। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही प्रजाति के सदस्य हैं। मतलब कि हमें कैसे पता चलता है कि जो उनकी जो ये प्रजाति है तो एक ही व्यष्टि की है, मतलब एक ही प्रजाति के हैं। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, क्योंकि वे देखने में कैसे लगते हैं, सेम है। अतः जनन करने वाले जीव संतति का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं। 7.1 देखिए, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं। जो जीव होते हैं तो क्या अपनी प्रतिकृति मतलब सेम अपने जैसे जो है तो उसका डुप्लीकेट बनाते हैं, मतलब जो जीव पैदा करते हैं तो क्या सेम होते हैं। विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार एवं आकृति समान होने के कारण ही वे सादृश्य मतलब कि सेम प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। मतलब जो बॉडी है, जो अपने समान जो संतति पैदा करेंगे तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। यानी कि जो अपने आधारभूत स्तर पर जो अपने समान स्तर जनन जीव जो पैदा करते हैं तो क्या करता है, ऑटोमेटिक ब्लूप्रिंट उसका तैयार करता है। कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है। यानी कि जो डीएनए होता है उसमें क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी कि डीएनए होता है जिसमें क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में आता है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किसके द्वारा जो है तो जाता है, ये डीएनए के द्वारा जाता है जो गुण होते हैं। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाता है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनाती हैं
तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है। परंतु डीएनए की एक प्रतिकृति को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उससे बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो डीएनए है उसके एक प्रतिकृति को रख लेंगे और दूसरे को बाहर निकाल देंगे तो उससे काम चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रमों के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकीय संरचना तो नहीं होगी, इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। यानी कि जो डीएनए की प्रतिकृति बनती है उसके साथ साथ क्या होती हैं, दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उनकी भी संरचना का सृजन होता रहता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती हैं, यानी कि डीएनए की प्रतिकृतियां क्या होती हैं, अलग होती हैं। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाती हैं, यानी कि एक सेल से जो है तो दो सेल बन जाती हैं। यह दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान हैं, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं, इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थता से संपादित होती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रिया पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती, अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ भिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होंगी, परंतु मौलिक डीएनए का समरूप नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हों कि डीएनए की नई प्रतिकृति अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए। इस प्रकार की संतति कोशिका मर जाती हैं। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती, अतः संतति कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। मतलब कि जैसे एक कोशिका से दो कोशिकाएं तो बनती हैं, बने रहेंगी तो समान, फिर भी उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत भिन्नता होगी। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं जैव विकास का आधार है, यानी कि ये जो जनन होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, जैव विकास के आधार पर होता है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। 7.1.1 विभिन्नता का महत्व। अब जो इसमें वेरिएशन होता है उसका क्या महत्व है। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती हैं। अतः किसी प्रजाति या स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत ने अनेक परिवर्तन आ सकते हैं। जो ये निकेत होता है तो इसमें क्या है, अनेक परिवर्तन मतलब चेंजेस हो सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हैं, जो जीवों के नियंत्रण उसमें नहीं पाया जाता है, वो ऑटोमेटिक उसमें क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है। जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत के कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीयकरण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। यानी कि जब ये ग्लोबल वार्मिंग होता है उससे क्या होता है, जल का तापमान बढ़ जाता है, अधिकतर जीव जो होते क्या हो जाएंगे, अगर टेम्परेचर ज़्यादा मर जाएगा तो वो अपना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगी, जीवों की मृत्यु हो जाएगी। परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन ही जीवित रहते हैं। लेकिन जो उष्ण जो तेज मतलब धूप सह सकते हैं, यानी कि जो वैश्विक ग्लोबल वार्मिंग है इसका जो है तो सहन अगर कर लेंगे क्षमता वाले, जो उष्ण प्रतिरोधी वाले क्षमता वाले, तो क्या रहेंगे, वो जीवित रह सकते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। अब ये क्वेश्चन है जिनको सब बाद में कराऊंगी, पहले तो अपन थ्योरी करेंगे उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। एकल जीवों में प्रजनन की विधि।
100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी घोलिए। एक परख नली में इस विलयन का 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डालिए। परख नली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रखिए। 1 या 2 घंटे पश्चात परख नली से ईस्ट संवर्ध की एक बूंद स्लाइड पर लेकर उस पर कवर स्लिप करिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण कीजिए। यानी कि जो आप एक चुटकी जो लेंगे क्या ये यीस्ट, तो क्या होता है ये अपना जो तो फूलकर बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, क्योंकि जब इसमें क्या होता है जो ये चीनी डालते हैं इसकी वजह से इसमें क्या होता है किण्वन होता है। किण्वन की वजह से ये जो है तो ये फूल करके ज़्यादा मात्रा में हो जाती है यीस्ट। क्रियाकलाप 7.2 डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगोकर ठंडे, नम तथा अंधेरे स्थान पर रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइड की सतह का निरीक्षण कीजिए। अपने 1 सप्ताह में प्रेक्षण कापी में रिकॉर्ड करिए। मतलब इसे जो है तो क्या करना है, टुकड़ा लेना है, जल में भिगो देना है और उसमें देखना है कि इसमें क्या प्रोसेस हो रही है। तो इसमें क्या होता है जो है तो इसमें जो फंगस लग जाते हैं जो आपकी डबल रोटी होती है। ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरे क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए। ये ईस्ट और जो आपको ये होता है कवक में किस प्रकार से जो तो वृद्धि होती है, इसका क्या करना है, दोनों में कंपेयर करना है। ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करते हैं, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक विकल्प पर निर्भर करती है। 7.2.1 विखंडन। अब इसमें फ्रेगमेंटेशन विखंडन किस प्रकार से होते हैं। एक कोशिका जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रेक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती हैं। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है। यानी कि जो अमीबा है उसमें ऐसा नहीं है कि यहाँ कहाँ से उसका विभाजन होगा, वो कहीं से भी जो है तो क्या करेगा, विभाजित होकर 2 भागों में विखंडन हो जाएगा उसका। क्रियाकलाप 7.3 अमीबा की स्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए। इसी प्रकार अमीबा के द्विखंडन की स्थायी स्लाइड का परीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइड की तुलना कीजिए। देखिए अमीबा को लेना है और उसमें क्या करना, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उसका जो एक अमीबा के 2 खंड कर करके उसे क्या करना, इसमें रखना है आपके सूक्ष्मदर्शी में और देखना है कि दोनों स्लाइडों में क्या अंतर है। यानी कि अमीबा को जैसे जो 2 भागों में बांटे हैं तो उसमें क्या कोई डिफरेंट है कि नहीं है, ये क्या करना, इसको देखना है। परंतु कुछ एक कोशिकी जीवों में अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिका जीव है। परंतु कुछ एक कोशिकी जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। यानी कि एक कोशिकी तो होते हैं लेकिन उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है तो कैसे होता है, संगठित होता है। उदाहरणतः के लिए कालाजार के रोगाणु लेशमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। यानी कि जो लेशमानिया है उसमें क्या है, जब द्विखंडन होता है 2 भागों में विभाजित होता है तो उसका क्या है, निर्धारित तल है, और जबकि अमीबा का निर्धारित तल नहीं है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, मलेरिया जो है तो किससे होता है, जो परजीवी प्लाज्मोडियम से होता है। जैसे अन्य एक कोशिका जीव एक साथ अनेक संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जिसे बहुखंडन कहते हैं। ये देखिए अमीबा किस प्रकार से द्विखंडन होता है, 1 से 2 किस तरह, पहले छोटा सा देखिए केंद्र रखा, फिर ये बड़ा में हो गया, फिर इससे जो तो 2 भागों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ये 20 से 2 भागों में टूट जाएगा और इस प्रकार से इसका जो है तो 2 इससे अमीबा हो जाएंगे, द्विखंडन हो जाएगा। दूसरी ओर ईस्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप में वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 7.1 में देख चुके हैं। 7.1 जिस प्रकार से अमीबा में होता है उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर ईस्ट में होता है। ये देखिए ये क्या है, ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, ये प्लाज्मोडियम है जो मच्छर काट देते हैं जिससे जो है तो क्या होता है, मलेरिया होता है।
उसमें क्या प्लाज्मोडियम किस प्रकार से बहुखंडन करता है, बहुत सारे जो है तो ये तैयार कर लेता है। लिस्मानिया में देखिए किस प्रकार से, लेकिन इसमें देखिए किस प्रकार से, कहाँ से ये, इसके सेंटर भाग से ये ऊपर की ओर जो देखिए यहाँ पर इसके जो है तो ये निकले हुए हैं, तो यहाँ से क्या होता है, ये डिवाइड होता है। पहले किस प्रकार से सिंगल रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि होते होते एफ में देखिए लास्ट में यहाँ पर जाएगा और यहाँ से क्या दो भागों में लिस्मानिया क्या हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा, दो भागों में बट जाएगा। खंडन यानी कि 7.2.2 खंडन, किसी झील अथवा तालाब में जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो और जिसमें तंतु के समान संरचनाएं हों, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर अथवा दो तंतु रखिए, इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालकर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप स्पायरोगायरा तंतुओं के विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? यानी कि स्पायरोगायरा को क्या करना है, इसका जो है तो परीक्षण करना है और उसमें देखना है कि किस प्रकार से इसका जो है तो विभाजन होता है। सरल संरचना वाले बहुकोशिक जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरणतः स्पायरोगायरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि कर नए जीव वेष्टि में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 7.4 के प्रेक्षण के आधार पर क्या हम इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु यह सभी बहुकोशिक जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों है? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति में कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यावहारिक है। अतः बहुकोशिक जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इस सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि क्रम, प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। 7.2.3 पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, किस प्रकार से जो है तो पुनर्जनन होता है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो उसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीव विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों में यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है। अब देखिए पुनरुद्भवन या पुनर्जनन किसमें होता है? आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया में होता है और इससे चाहे जितने भागों में काट देंगे तो उतने भाग में अपने जैसे क्या होगा, जीव तैयार कर लेगा। पुनरुद्भवन या पुनर्जनन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती है। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम में होता है जिसे परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता है। ये देखिए प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार से, ये प्लेनेरिया पूरा है, फिर इसे देखिए 3 भागों में काटा गया तो 3 प्रकार से ये विभाजित हो गया और 3 ये नए जीव पैदा हो गए। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन किस प्रकार से, प्लेनेरिया 3 प्रकार से अपना नया जीवन तैयार कर लिया। पुनर्जनन किस में क्या होती है, क्षमता होती है। 7.2.4 मुकुलन। अब मुकुलन किस में होता है? देखिए हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन होता है। प्लेनेरियम में क्या होता है? पुनरुद्भवन होता है।
हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है। यह उभार मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो अपने जनक से जिससे पैदा होता है क्या होकर अलग होकर नया जीव बना लेता है। ये देखिए किस प्रकार से इसमें हाइड्रा में देखिए ये छोटा सा प्रवर्ध निकला, फिर यहाँ मुकुल होकर इस तरह से, फिर यहाँ से किस प्रकार से पूरा ये तैयार होगा और यहाँ से क्या होगा ये अलग हो जाएगा, अलग होकर नया प्लांट तैयार कर लेगा अपना। अब देखिए कायिक प्रवर्धन किस प्रकार से होते हैं। इसमें ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपर्युक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे इस क्षमता का उपयोग जनन की विधि के रूप में करते हैं। पर्तन, कलम अथवा रोपण जैसी कायिक प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल कम समय में लगते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। क्रियाकलाप 7.5 में देखिए ये क्या दिया हो, कलिकाओं के साथ ब्रायोफिल्म की पत्ती। ये देखिए ब्रायोफिल्म यानी पत्थर चट्टा जो होता है किस प्रकार जो होता है, इसकी पत्तियों में जो किनारे से यहाँ से क्या होते हैं कई जो तो कलिका प्लांट निकल आते हैं। क्रियाकलाप 7.5 में एक आलू लेकर उसकी सतह का निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देते हैं जो अंकुरित हो जाते हैं? आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हों और कुछ में नहीं हों, यानी कि कुछ में जो उसमें आँख होती हैं कुछ में हों और कुछ में नहीं हों। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला कीजिए। कलिका गर्त वाले टुकड़ों को एक ओर तथा बिना गर्त वाले टुकड़ों को दूसरी ओर रख दीजिए, क्योंकि इसमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या प्रोसेस होगा। अगले कुछ दिनों तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तनों का परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। वे कौन से टुकड़े हैं जिनमें हरे प्ररोह तथा जड़ विकसित हो रहे हैं? जिसमें आँख पाई जाएगी वो उसमें क्या है, उसमें हरे प्ररोह निकल आएंगे और जल्दी से वो क्या करेगा, जड़ फेंक देगा और हरे प्ररोह निकलेगा। जिसमें आँख ही नहीं है उसमें नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार ब्रायोफिल्म की पत्तियों की कोर पर कुछ कलिकाएं विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधे विकसित हो जाते हैं। ये देखिए ब्रायोफिल्म में किस प्रकार से, जिसे पत्थर चट्टा भी कहते हैं। फिर 7.6 में देखिए एक मनी प्लांट लीजिए। इसे कुछ टुकड़ों में इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। 2 पत्तियों के मध्य वाले भाग के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों को एक सिरे को जल में डुबो कर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़े में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकली हैं। आप अपने प्रेक्षणों से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो मनी प्लांट लीजिए और जो है तो उसे प्लांट को लगा कर देखिए, उसमें क्या होगा, ऊपर की ओर जो है तो क्या होने लगते हैं, नया प्लांट, नई पत्तियां निकलने लगती है और वो बढ़ने लगता है। ऊतक संवर्धन देखिए अब ऊतक का संवर्धन किस प्रकार से होता है। ऊतक संवर्धन तकनीक में पौधों के ऊतक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम में रखा जाता है जिससे कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं, जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधे को फिर मिट्टी में रोप देते हैं जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। ऊतक संवर्धन तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थिति में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। 7.2.6 बीजाणु समासंघ, यानी कि बीजाणु जो स्पोर होते हैं किस प्रकार से जो है तो इनके वो होती हैं, जनन होते हैं, इसके बारे में देखना है।
अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 7.2 में ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल है। यह जनन में भाग नहीं है, यानी कि जो बहुत दिन तक ब्रेड रखे रहेंगे उसमें क्या होता है, कवक लग जाते हैं, फंगस हो जाता है, जो क्या बनता है, जो राइजोपस होता है इसका क्या होता है, उसमें जाल जैसे बन जाता है। यह जनन में भाग नहीं है, परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल मतलब गोल गोल क्या बहुत सारे उसमें फफूंद जैसे संरचना बन जाती है। इसमें देखिए जैसे इसमें दिखाया गया बीजाणु जैसे, इसी प्रकार से भूरे भूरे और ये हल्का येलो कलर के बन जाते हैं, जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्त होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उसकी रक्षा करती हैं। नम सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगता है। ये जो कवक होते हैं और ये जो नम के सतह नमी में रखेंगे तो क्या होता है, इसमें जो होता है फफूंद की मात्रा बढ़ जाती है, आपके कवक की मात्रा। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है। इसे क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। अभी तक जो अपन जितने भी जीव के बारे में पढ़े हैं, आपका हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ये राइजोपस हो गया और आपका ये प्लाज्मोडियम हो गया, ये सभी क्या हैं, एकल जीव हैं, यानी कि एक कोशिकीय जीव हैं। इन सब जो है आपका वो पत्थरचट्टा जो हो गया, ब्रायोफिलम जो है, ये सभी क्या है, एक कोश की जीव हैं। इसे आप नोट करिएगा क्योंकि एक कोश की बहुकोश की में पूछ लिया जाएगा। तो अभी तक जितने जीवों के बारे में पढ़े हैं वो सभी एक कोश की जीव हैं, इन्हें लिख लेना है अपने को, 60 से नोट्स बनाते जाना है गाइस, जिससे क्या है कि अपने को ध्यान रहे जब पढ़ेंगे। और थ्योरी तो ज़रूर ही पढ़िए। आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी, मतलब कहने का मतलब आप किसी भी अगर कंपटीशन की तैयारी भी करेंगे तो भी हेल्प होगी। नहीं जिस दिन आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो सबसे पहले आपको जो है तो यही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम क्वेश्चन आंसर बस MCQ करके या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए पहले डिटेल से पढ़ना पड़ता है, तभी सब कुछ समझ में आता है। अब ये क्वेश्चन है गाइज, फिर अब देखिए यहाँ पर 7.3 लैंगिक जनन। अब जो है तो लैंगिक जनन किसमें होते हैं, अभी तक अपन जो एकल जनन पढ़े हो क्या है, अलैंगिक जनन है। अब लैंगिक जनन क्या है, हम जनन की उस विधि से भी परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु दो बेष्टी एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो एकल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही एकल मुर्गी नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इस लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है, क्या अलैंगिक जनन की कुछ सीमाएं हैं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। अलैंगिक जनन के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं, अब किसके बारे में पढ़ना है, लैंगिक जनन के बारे में, जिसमें जो नर और मादा दो जीव मिलकर के क्या है संतति को पैदा करते हैं। 7.3.1 लैंगिक जनन प्रणाली क्यों, एकल पैतृक कोशिका में से दो संतति कोशिकाओं के बनने में DNA की प्रतिकृति बनना एवं कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि DNA प्रतिकृति की तकनीकी पूर्णतः यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि में विभिन्नता का स्रोत है। जीव की प्रत्येक बेष्टी विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती, परंतु स्पीशीज की समष्टि में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक है। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। कोई ना कोई ऐसा जीव होगा जिसमें क्या होगा, वेरिएशन ज़्यादा पाया जाएगा। यद्यपि DNA प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है जिसमें विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यानी कि जो विभिन्नताएं हैं, जो वेरिएशन है क्या है, धीरे धीरे उसमें जो तो उत्पन्न होंगी। यदि DNA प्रतिकृति की क्रिया विधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाली DNA प्रतिकृतियां कोशिकीय संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती।
परिणामतः कोशिका की क्या होगी, मृत्यु हो जाती। अतः परिवर्तन उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है। प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नता के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। अतः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफी भिन्न होंगे, क्योंकि यह सभी विभिन्नताएं जीवित व्यष्टि में पाई जा रही है। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं हैं। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताओं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे। यानी कि दो अथवा अधिक एकल जीवों के विभिन्नताओं के संयोग से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, यानी कि जो नया जीव उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इससे एक और समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने की अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं। हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीवों की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों ने इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती हैं। कुछ विशेष कोशिकाओं की क्या होती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती हैं, जिनमें जीव की कायिक कोशिकाओं की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। जो कायिक जो बॉडी कोशिकाएं हैं, जो कायिक कोशिकाओं से क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। और ये जो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती, गुणसूत्रों की संख्या की आधी होती हैं तथा डीएनए की मात्रा भी आधी होगी। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया, जिसे क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अतः दो भिन्न जीवों की यह युग्मक कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज यानी कि जायगोट बनाती हैं। यानी कि जो लैंगिक जनन युग्मन होता है उसके बाद क्या बनता है, जायगोट बनाती हैं। यानी तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनर्स्थापित हो जाती है। जो संतति में गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, पुनर्स्थापित होती है, नए जीव में जाती है। यदि युग्मजन वृद्धि एवं परिवर्धन द्वारा नए जीव में विकसित होता है तो इसमें ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं युग्मकों की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता अथवा वे समाकृति भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है एवं उसमें भोजन का पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती है। गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन दो प्रकार के युग्मकों के सृजन की आवश्यकता ने नर तथा मादा व्यष्टियों यानी कि जनकों में विभेद उत्पन्न किए हैं तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। गाइज आज के लिए क्लास इतना है। 33 मिनट्स हो चुके हैं, 32 सेकंड। अब इसके बाद जो है तो अपन पढ़ेंगे 7.3.2 पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। यानी कि अभी तो मानव में देखें लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, पुष्पों में किस प्रकार से लैंगिक जनन होंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। गाइज आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारे क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में जो आपकी क्वेरी हो कमेंट करिए। और आपको ये क्वेश्चन पहले ही पूछिए, फिजिक्स पढ़ना पहले कि बायो पढ़ना कि दोनों एक एक यूनिट करके पढ़ना, आप लोग हमें कमेंट करिए। थैंक यू सो मच गाइज।